कि आपको कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क लगता है? क्योंकि पहले जब कांग्रेस पार्टी थी तो पाकिस्तान के साथ टर्म्स इतने खराब नहीं होते थे, इतने ज्यादा पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट्स नहीं जाती थी, वहां से भी नहीं आती थी। लेकिन अब जो है वो काफी ज्यादा टेंशन रहती है बॉर्डर पे भी और वैसे भी। नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की बात है, 1965 वॉर जब इंडिया पाकिस्तान की हुई, देन कांग्रेस वाज इन पावर। 71 वॉर जब हुई, देन कांग्रेस वाज इन पावर। और जहां तक बीजेपी की बात है, इट वाज मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी who went on a bus ride to Pakistan and hugged. And same thing, Narendra Modi ji also tried when he visited Lahore, when he visited Pakistan on a surprise visit. So this is about politics. बीजेपी ने कभी भी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, चाहे वो अटल जी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन, आई कोट एंड अनकोट, कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एनिमोसिटी नहीं रखी है। एंड बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड नरेंद्र मोदी जी हैज शेयर्ड बहुत ही अच्छे रिश्ते अरबी मुल्कों के साथ, यूए के साथ, सऊदी के साथ, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, अफगानिस्तान के साथ। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान इज मोर ऑफ एन एनिमी नेशन rather than an enemy because of a Muslim nation. No, there is no connection. We have very good relations with Bangladesh. और इंडिया में कभी नहीं कहा जाता, जैसा पहले मैंने कहा, जाओ भाग के बांग्लादेश चले जाओ। तो पाकिस्तान इज मोर ऑफ एन एनिमी। और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस ने बस एक चीज करी, टू बिफूल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टू अपीज द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने यह दिखाया कि हमारे पाकिस्तान से जो रिलेशनशिप है वो बहुत एमिकेबल है, और उसने हमेशा पाकिस्तान को एक मुस्लिम नेशन बना के हम लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया। और धीरे धीरे जब ये अपीजमेंट इट गॉट ऑन द नर्व्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, या एक जमात इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी, में पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात नहीं कर सकता, तो देन दे स्टार्टेड बिकमिंग वोकल। एंड जो अब आप देखते हैं कि ये जो ज्यादा रिएक्शन होता है, ये बिकॉज a section of the majority Indian community, the Hindu community, has become vocal. इंदिरा जी के टाइम में, if you go back in history, हमारे बॉर्डर पे 7-7 दिन फायरिंग्स होती थी। जो इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म प्रॉब्लम शुरू हुई, वो उस टाइम इंडिया में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। तो कश्मीर में टेररिज्म आया, उस टाइम यहाँ कांग्रेस की ही सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट थी, सो कॉल्ड बीजेपी की कम्युनल गवर्नमेंट नहीं थी। So we cannot look this with the parameter of communal classes कि बीजेपी के वजह से पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो रहे हैं, because BJP is a Hindu nationalist party and Pakistan is a Muslim nation. No, not at all. लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि सिर्फ कश्मीर इज अ मेन इशू जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हैं? अगर कश्मीर का इशू एक तरह से साइड पे कर दिया जाए, उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो ये चीजें बेहतर हो सकेंगी। एक बड़ा खूबसूरत गाना है वो, तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि दिल टूट गया। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर प्रॉब्लम ना होती तो कोई और प्रॉब्लम होती। इन पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई वो ही प्रॉब्लम की वजह से रखी गई, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, लेस ऑफ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड मोर ऑफ अ कल्चरल प्रॉब्लम एंड आइडेंटिटी प्रॉब्लम। तो अगर कश्मीर की प्रॉब्लम ना होती तो कोई और प्रॉब्लम जनरेट की जाती। बंच ऑफ थॉट्स में गोलकर साहब ने लिखा था that the creation of Pakistan is not the end of the problem but beginning of the problem, and पाकिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड की तरह यूज किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक नेशन। जब गोलकर साहब ने ये बात बोली थी, बंच ऑफ थॉट्स में आप पढ़िएगा, जो एक तरह से आरएसएस की बहुत ही होली बुक मानी जाती है, तब उस टाइम में कश्मीर प्रॉब्लम भी नहीं थी और बांग्लादेश का भी क्रिएशन नहीं हुआ था। तो गोलकर साहब ने ये कैसे कह दिया था? गोलकर साहब वाज अ मैन ऑफ विजडम और नॉट विजडम। आप कोई इस पर आर्ग्यू कर सकता है, कोई भी सेक्युलर उनको एक कम्युनल आदमी कह के नकार सकता है, पर उन्होंने ये बात बोली थी और ये बात एंड में जाके सच साबित हुई। इट प्रूव्स दैट ही वाज अ मैन ऑफ विजन। लेकिन सर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है,
इंडिया के अंदर से तो और भी दूसरी मूवमेंट्स उठती हैं, जैसे खालिस्तान की आजकल बहुत शोर मचा हुआ है, और अभी का नहीं, बहुत पुराना, जब राजीव गांधी थे, बेनजीर भुट्टो थी, तब भी मैंने सुना था कि बेनजीर भुट्टो ने कोई लिस्ट थी, जो फ्रीडम फाइटर या क्या कहना चाहिए उनको, एग्जैक्ट सही वर्ड मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा, कि जो खालिस्तान मूवमेंट जो लोग चला रहे थे, उनकी कोई लिस्ट उन्होंने राजीव गांधी को दे दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके उनके जो लोग थे वो बहुत नाराज हुए कि इन्होंने ये लिस्ट दी है, और उस वक्त का मतलब ये सब कुछ चल रहा है, शायद उससे भी पहले का। तो आप नहीं समझते कि इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स जो है वो ऑलरेडी इंडिया से अभी भी उठ रही है, और अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ रिसेंटली, जो सीए के ऊपर, तो ये सब कुछ आपको नहीं लग रहा कि संभाल नहीं पा रहे, कि इंडिया बहुत बड़ा है और संभल नहीं रहा है किसी भी गवर्नमेंट से? क्या बात हो सकती है? पहली जो आपने बात करी खालिस्तान मूवमेंट की, बिल्कुल वो मूवमेंट उठा था, लेकिन फिर मैं आपको गोलकर साहब की बात याद दिलाता हूं, खालिस्तान मूवमेंट का लॉन्चिंग पैड क्या था? लेट अस एग्री फॉर वंस, एंड इफ यू कैन नॉट एग्री, स्टिल आई विल से कि खालिस्तान का जो लॉन्चिंग पैड था, दैट वाज पाकिस्तान, एंड अल्टीमेटली वी सेटल्ड दैट प्रॉब्लम, एंड नाउ वी हैव अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन स्टेट ऑफ पंजाब। अब जो थोड़ी बहुत जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो तो हर इतने बड़े कंट्री में जहां पे इतने कल्चर्स हैं, इतने बिलीफ्स हैं, इतनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, थोड़े बहुत चीजें तो पॉपअप होती रहती हैं। अब आप दूसरी बात मैं आपको बताता हूं सीए की। व्हाट वाज सीए? हमारे देश के पढ़े लिखे मुसलमानों ने गरीब अनपढ़ मुसलमान को यह समझाया कि सीए वाज टू टेक योर सिटीजनशिप। आपकी सिटीजनशिप सीए के जरिए चली जाएगी, और ये कर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। फॉर गॉड सेक, सीएए वाज टू गिव सिटीजनशिप of 6 minorities of 3 nations where they have been persecuted on religious grounds. It was not to take citizenship of Indian Muslim. और उस 3 कंट्रीज में बर्मा नहीं, म्यांमार नहीं था, नेपाल नहीं था, श्रीलंका के हिंदूज नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि सारे तरफ के पूरे सब कॉन्टिनेंट के हिंदूज आप इंडिया आ जाओ। श्रीलंका को हमने अलाउ नहीं करा, नेपाली हिंदूज को अलाउ नहीं करा, म्यांमारी हिंदूज को अलाउ नहीं करा। क्यों हमने इन तीनों को अलाउ करा? क्योंकि इन तीनों मुल्कों में, फिर से मैं कहता हूं, हम एग्री करें ना करें, लेकिन मैं बोलूंगा रिलीजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कहीं ना कहीं लोगों को ऑस्ट्रेसाइज, इनको प्रोसिक्यूट किया गया है। तो एज अ गवर्नमेंट अगर हम ये कह रहे हैं कि उनके लिए इंडिया इज अ नेचुरल होम एंड वी आर इनवाइटिंग देम टू इंडिया, हम हिंदुस्तानी मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं। ये जो अफवाह उड़ाई किसने उड़ाई? पूरा सीए मूवमेंट किसने करा? पढ़े लिखे मुसलमान ने करा, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने करा। शाहीन बाग में जो बोलने वाले थे, कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जो अनपढ़ हो। दैट इज व्हाट आई सेड। एनसीआर में मैं मान सकता हूं आगे जाके इंडिया के बहुत से मुस्लिम्स को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है परेशानी हो सकती है, लेकिन वही परेशानी इंडिया के हिंदुओं को भी हो सकती है जो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से इंडिया आए, जो इनहेरेंटली इंडियंस हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो उसमें परेशान होने वाले में अगर मुसलमान भी होंगे तो उससे ज्यादा हिंदू भी होंगे, पर उसको वक्त आने पर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सीएए एक बिल्कुल अलग चीज है, एनआरसी एक बिल्कुल ही अलग चीज है, और गवर्नमेंट ये कह चुकी है एनआरसी विदाउट डेलिब्रेशन हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सीए और एनआरसी को मिला के अनपढ़ मुसलमान को कंफ्यूज करने वाला कौन? पढ़ा लिखा मुसलमान। सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट की ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी को, सीएए वाज ए ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी, उसको इन्होंने कम्युनलाइज कर दिया और 200 लोग हमारे हिंदुस्तान में मरवा दिए, मुसलमान मरवा दिए, औरतों की इज्जत लुटवा दी, संपत्ति जलवा दी और हिंदू और मुसलमानों में दरार डाल दी। लेकिन सर ऐसे कैसे लोगों को क्यों समझ नहीं आई ये बात? आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ कोई तो कमजोरी होगी, क्योंकि कोई मजाक नहीं है कि कोई जाके और खुले में जो है उधर ग्राउंड में 3 महीने औरतें बच्चे बैठे रहे। ये सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी तो नहीं हो सकती सर? यू कांट से कि बस वो ऐसे ही बैठ गए, उनको भटका दिया या उनको वैसे किसी ने भेज दिया, ये कैसे हो सकता है? मोहतरमा, समझाने वाले तो ये भी समझा देते हैं कि कमर में
डायनामाइट लगा के अपने आप को उड़ा लो तो 72 हूरें मिलेंगी, क्या ये दुनिया में नहीं होता? तो जब डायनामाइट लगा के अपने आप को लोग उड़वाना संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो किसी को 3 महीने के लिए सड़क पे बिठाना बलगला के क्या मुश्किल है? ये समझा के कि अगर तुम आज सड़क पर नहीं बैठी तो जो ये तुम्हारे बच्चे हैं इनका कोई मुल्क नहीं होगा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगी, ये लोग जेलों में और कंसंट्रेशन कैंप्स में और डिटेंशन सेंटर्स में बंद होंगे। जाहिल मुसलमान, गरीब मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान को जब पढ़ा लिखा समझाएगा, देखिए 3 तरह एक कम्युनिटी डिवाइडेड होती है, एक ऑर्डिनरी, एक इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे हैं जिनको माना जाता है आलिम, और एक उलेमा। तो ये 3 हमने एक कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, कोई भी कम्युनिटी हो। तो जब इस 3 में से 2 यानी आलिम और उलेमा दोनों मिलके बेचारे अनपढ़ को, ऑर्डिनरी को समझाएंगे तो उसके पास रास्ता ही क्या रह जाता है सिवाय समझने के, और वो ही हुआ जो मुसलमान समझ गए। सही, बिल्कुल।